नमस्कार दोस्तों, चैम्बुरी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन नए वीडियो के साथ फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। अपना नया वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो भाई, अपन क्या करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, जैसे अपने इसके बेसिक कंसेप्ट की जो बात है अपन ने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज अपन क्या करेंगे बोर मॉडल्स की बात करेंगे, जो परमाणु मॉडलों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं बोर मॉडल होता क्या है। देखो अपने पास यहाँ पे बोर मॉडल, देखो भाई बोर मॉडल को क्या तो विशेष बड़ी बात नहीं है। ये देखो दो तीन चीजों को बताएगा। एक तो यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से यानी कि इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करेगा। दूसरा क्या करता है, ये वेग की बात करेगा इलेक्ट्रॉन के। और तीसरी इंपॉर्टेंट ये ऊर्जा की बात करेगा। ठीक है, तो हम ये तीन पॉइंट इसका देखेंगे। इससे पहले देखो भाई बोर मॉडल में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सुनो ध्यान से। देखो नील्स बोर ने जो थ्योरी दी थी वो तीन कंसेप्ट थे इसके। भाई एक तो क्या करते हैं, कोई भी परमाणु या इलेक्ट्रॉन या नाभिक होते हैं, ठीक है, या उसके बीच में बल काम करते हैं या फोर्स काम करते हैं। ये दो प्रकार के फोर्स होते हैं जिनको अपन बात कर रहे हैं। दूसरा क्या बताया था, इसके कोणीय संवेग का रिलेशन बताया था। किसका बताया था, कोणीय संवेग का। जिस कोणीय संवेग को बाद में क्या डी ब्रोगली ने पूर्ण कंसेप्ट के साथ समझाया था। तीसरा पॉइंट क्या है, सुनो भाई ध्यान से। कोणीय संवेग के बाद में अपन बात करते हैं तो वो बताया था ऊर्जा का रिलेशन, मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम की भी अपन इसमें व्याख्या करेंगे। सुनो भाई ध्यान से, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। भाई बोर मॉडल की जो फर्स्ट कंसेप्ट थी वो क्या थी। देखो ये क्या बताता है कि परमाणु होता है ना, परमाणु उसमें एक केंद्र होता है, उसमें धनावेश भाग पाया जाता है। इसको रदरफोर्ड ने बताया था, जहाँ पे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, और इस नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर बताया था। ठीक है, और परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर बताया था। किसने, रदरफोर्ड ने। अब अपन बात करते हैं, ये रदरफोर्ड क्या बोलता था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। अब इसकी जो व्याख्या थी वो पूर्ण रूप से किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड क्या बोलता है कि हाँ भाई परमाणु को संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है जी। इसके बाद में यानी कि उसके चारों गोलाकार कोष पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर v वेग से गति करता है, इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अपन r मानते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का अगर भार अपन क्या मान ले, m मान ले। भार क्या मान ले अपन इसका, m मान ले। तो ये क्या बताता है कि इस पे दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल, इस बल तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता है। इस बाहर की तरफ खींचने वाले बल को अपन बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जो इसको बाहर की तरफ खींचता है। और ये अपकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mv² अपॉन r के बराबर होता है। और दूसरा जो बल होता है ये इसको नाभिक की ओर खींचे रखता है, जिसको अपन कूलाम्बिक बल बोलते हैं या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, कूलाम्ब के बल के बराबर होता है। ये क्या बताता है, जो नाभिक का आवेश है वो Ze है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये पूरा जो अभिकेंद्रीय बल है वो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, Ze का स्क्वायर बटा r का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो पहली कंसेप्ट क्या आ गई कि जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इसके बीच में दो प्रकार के बल काम करते हैं। ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो एक तो नाभिक में गिरने से रोकता है, दूसरा नाभिक से दूर जाने में इसकी यानी कि इसको रोकता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल बराबर अपन क्या बोल सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसके बराबर होता है, अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अपकेंद्रीय बल के। और अब यहाँ पे देखो भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभिकेंद्रीय बल क्या है, यहाँ पे देखो अभिकेंद्रीय बल है यहाँ पे Ze² अपॉन r का स्क्वायर बराबर किसके है, ये mv² अपॉन r के। देखो भाई अभिकेंद्रीय बल कूलाम्बिक बल भी कहलाता है। कैसे कि कूलाम ने यानी कि भौतिकी में आपने एक नियम पढ़ा होगा कूलाम का नियम। वो कूलाम का नियम क्या होता है कि जब दो आवेश है Q1 तथा Q2 आवेश, ठीक है, ये दोनों r दूरी पे रखे हुए हैं, तो इन बीच में लगने वाली जो बल है ये आवेशों के गुणनफल के तो क्या होते हैं, समानुपाती। आवेशों के गुणनफल के तो क्या होते हैं, समानुपाती। और इसके मध्य की दूरी के वर्ग की क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे कांस्टेंट राशि लगाएंगे k, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर। इसको अपन क्या मान लिया, यहाँ पे कूलाम बल बोल दिया। अब सोचो ये तो नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे E आवेश होता है, नाभिक में Ze आवेश होता है, मध्य की दूरी r
आर है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर, भाई ई और ई स्क्वायर बदल गया बटा आर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तो पहली कंसेप्ट क्या होगी इसकी, कंप्लीट हो गई। दूसरी कंसेप्ट देखो भाई इसकी, ये क्या बताता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इन गोलाकार कोश में चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इन गोलाकार कोश में चक्कर लगाता है तो इससे कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कोणीय संवेग। और ये जो कोणीय संवेग होता है यानी कि द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई के बराबर। बेटा ये कैसे आया, सुनो भाई ध्यान से। अपन क्या करते हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ते थे, ठीक है। या हम जानते हैं भाई, देखो क्या होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, तो वह उसकी द्रव्य की और कण की द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। और वो द्वैत प्रकृति किसके बराबर होती है, यानी कि इसकी 2 पाई आर परिधि किसके बराबर होती है, NH अपॉन P के बराबर होती है, संवेग के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे संवेग को अपन द्रव्यमान गुना वेग, तो इसको अपन ने क्या लिखा, 2 पाई आर बराबर H अपॉन द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो मैं यहाँ बटा में लेता हूँ, ये इधर आ जाए, तो mvr किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, जो क्या है एक प्रकार का कोणीय संवेग है, जो किसके पुष्टि करता है, बोर के सेकंड लॉ की पुष्टि करता है। बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। आगे थर्ड पॉइंट क्या बताता है, सुनो भाई, बोर का जो तीसरा पॉइंट था, वो तीसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे देखो भाई ये बताता है कि जैसे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब इस इलेक्ट्रॉन से ये जो पहले वाला कोश है जिसको आंतरिक कोश बोलते हैं, इसके बाहर वाले जो कोश है उसको बाह्यतम कोश बोलते हैं। तो ये क्या बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा अवशोषित करता है और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये वापस क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो स्पेक्ट्रम के रूप में अपने को प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो ये उच्च कोश से वापस निम्न कोश में गिर जाता है। तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, देखो भाई इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अभी केंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल, तो mv स्क्वायर अपॉन r बराबर क्या पढ़ा था, ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पढ़ा था। एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ze स्क्वायर अपॉन m हो गया। बताओ भाई ये बात समझ में आई नहीं आपको, आ गई। अब हम जानते हैं कोणीय संवेग बराबर mvr बराबर क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब m और r को इधर ले जाए अपन, तो r बराबर यहाँ पे v बराबर क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mr आ जाएगा। ठीक है, ये मान यहाँ रख दूं मैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा NH बटा 2 पाई mr का स्क्वायर बराबर किसके है, ze स्क्वायर अपॉन m के है। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। और यहाँ पे एक r पहले से उपस्थित है, भाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो r बच गया ना यहाँ पे, तो ये r भी अपन ने नोट कर दिया। n का स्क्वायर, h का स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर r का स्क्वायर बराबर हो गया ze स्क्वायर अपॉन mr। देखो भाई ये दोनों राशियां इन दोनों से कट रही है कि नहीं, तो क्या बच जाएगा अपने पास, ze स्क्वायर बराबर क्या बच गया, n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर mr बच गया। r को मैं इधर ले लूं, जे को इधर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो भाई मान आ जाएंगे मेरे पास, r बराबर n का स्क्वायर h का स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर m का m रह जाएगा और ze स्क्वायर बटा में चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। ये क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट का मान रखेंगे। कांस्टेंट जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, और यहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट जिसका मान 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसका मान है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 kg।
और यहाँ पे कांस्टेंट है पाई, पाई का मान दे रखा है 3.14, एन कोषों की संख्या है और जेड परमाणु क्रमांक है। ठीक है भाई, इन सब नियतांकों का मान रख दिया मैंने। नियतांकों का मान रखूंगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा 0.529 गुणा एन का स्क्वायर बटा जेड। ये क्या आ जाएगी परमाणु के अनुसार नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी या त्रिज्या आ जाएगी। तो बोर कॉन्सेप्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ये मान एंगस्ट्रम में आए हैं, ये मान किस में आए हैं एंगस्ट्रम में। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है सुनो भाई, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर और 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक यूनिट याद रखना जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको काम में आएगी। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो, जब क्या करें अपन दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे जब दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसकी रेडियस निकालेंगे दो या दो से अधिक परमाणु की कंडीशन में कि अपने पास फर्स्ट परमाणु की त्रिज्या आएगी R1 बराबर 0.529 n का स्क्वायर बटा जेड, और यहाँ पे N1 और ये Z1, और R2 आ गया 0.529 गुणा N2 का स्क्वायर बटा Z1। हम इन दोनों को लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबर N1 का स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर गुणा Z2 बटा Z1। इस समीकरण को याद रखना, कई बार रेडियस से कंपैरिजन करवाता है। कैसे, एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। मैंने देखा भाई हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय तथा तृतीय कोष की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे N1 बराबर कितना हो गया 2 और N2 बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो इसको 4 बटा 9 या 4:9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट देखो भाई, बोर के अनुसार अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के वेग की। ठीक है, तो देखो भाई बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, तो देखो भाई बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हम जानते हैं कि इसके अनुसार कोणीय संवेग बराबर क्या होता है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई पढ़ाया अभी अपन ने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे अगर v की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगा v बराबर क्या आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई गुणा m r आ जाएगा। अब हम जानते हैं r की वैल्यू क्या होती है n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर z e का स्क्वायर और m होती है। ठीक है, ये पूरा मान अपन यहाँ रख दें तो v बराबर क्या आ जाएगा n h बटा 2 पाई गुणा m गुणा क्या आ जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर बटा में राशि ऊपर जाएगी 4 पाई का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा z और e का स्क्वायर और कटने वाली राशि काट दो भाई। देखो भाई कट क्या रहा है 2 से 4, पाई से पाई, एन एच का कैंसिल, एम से एम कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा v बराबर आ जाएगा अपने पास 2 पाई जेड ई का स्क्वायर बटा एन एच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे ई भी कांस्टेंट है, कितना है ये 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, और m है यहाँ कितना, m की वैल्यू की आवश्यकता है, h है यहाँ कितना 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बेटा इसके बाद में अपन बात करें थे यहाँ पे पाई है कितना 2.22/7 ऐसा आएगा, ये आएगा। ठीक है, n और ये क्या है यहाँ पे h, यानी कि h अक्षर राशियां हैं, क्या है ये दोनों अक्षर राशियां रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सभी कांस्टेंटों का जब अपन मान रखेंगे तो अपने पास मान कितना आ जाएगा 2.188 गुणा 10 की घात 8 जेड अपॉन एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा जेड अपॉन एन आ जाएगा। बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई।
अब यहाँ पे इन ये क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर एक से अधिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एक से अधिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये दो से अधिक परमाणु की बात करें तो V1 बराबर क्या जाएगा 2.188 गुणा 10⁸ Z/n Z1n1। V2 बराबर क्या हो जाएगा 88 गुणा 10⁸ गुणा Z2/n2। ये दोनों मान रखेंगे तो V1/V2 बराबर Z1/Z2 गुणा N1/N2। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन सुनो भाई ध्यान से, लिथियम परमाणु के द्वितीय व तृतीय कोष में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। तो N1 बराबर तो कितना हो गया 2 और N2 बराबर कितना हो गया 3। दोनों का मान रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पे N2/N1 आएगा। तो V1/V2 बराबर N2/N1, मतलब 2 3/2, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा वेलोसिटी का।